मैंने बुजुर्गों से 1947 के बाद पाकिस्तान के दौर के बारे में सुना है। हिंदू तब भी इतने डरे हुए नहीं थे जितना खौफ का माहौल आज है। आज के बांग्लादेश के हालात हिंदुओं के लिए पूर्व पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हैं। देश में नई अंतरिम सरकार बनी है और हिंदू अचानक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। यह अगस्त 2024 की बात है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन भड़का तो वह भागकर भारत आ गई। हसीना ने तो देश छोड़ दिया, लेकिन पीछे रह गई उनकी पार्टी अवामी लीग के मेंबर और हसीना के सपोर्टर माने जाने वाले हिंदू। सरकार गिरते ही हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले होने लगे। आज यानी 5 अगस्त को शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। उम्मीद थी कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की अंतरिम सरकार में हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ढाका के रहने वाले गोविंद चंद्र प्रामाणिक इस बात की पुष्टि करते हैं। वह बताते हैं कि 1 साल में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बदला। 5 अगस्त के बाद कुछ दिन तक तो अवामी लीग से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया। अब हिंदू टारगेट पर हैं। प्रशासन पहले से ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आम मुसलमानों में कट्टरपन और ज्यादा बढ़ गया है। अब बांग्लादेश में कैसे हालात हैं, खास तौर पर हिंदुओं से बात करने पर पता चला। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मणिंदर कुमार नाथ बताते हैं, हमारे पास 4 अगस्त 2024 से जून 2025 तक देश में अल्पसंख्यकों पर हुए जुर्म का डाटा है। हमने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें 242 सांप्रदायिक हमलों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 महीनों में 59 लोगों की हत्या, 192 मंदिरों पर हमले, 33 रेप, जमीन हड़पने की 59 घटनाएं, 1993 घरों या दफ्तरों में हमले और लूटपाट शामिल हैं। 42 ऐसी घटनाएं हैं जहां लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और उनकी नौकरियां छीन ली गईं। मणिंदर कुमार नाथ आगे कहते हैं, पिछले 1 साल से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमने बार बार सरकार को बताने की कोशिश की, लेकिन सरकार इसे मानती तक नहीं। इन मामलों को सियासी बताकर दबाने की कोशिश कर रही है। रंगपुर में धर्म के अपमान का आरोप लगाकर हमले किए गए। पहाड़ी अल्पसंख्यकों के जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं। उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक वक्त कोटा सिस्टम के विरोध में स्टूडेंट प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर थे। 18 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 15 दिन सबसे ज्यादा खून खराबे वाले थे। इस दौरान 328 मौतें हुई। इनमें 41 स्टूडेंट थे। तभी 5 अगस्त की दोपहर शेख हसीना ने अचानक इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया। इसके बाद भीड़ और ज्यादा अराजक हो गई। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, पुलिस स्टेशन जला दिए गए। 5 अगस्त को ही हजारों लोग संसद में घुस गए। अंदर लगे पंखे, लाइट और कुर्सियां, जो कुछ भी हाथ लगा सबका सब ले गए। ढाका के बिजियो शोमड़ी चौक पर बना शेख मुजीबुर रहमान का स्टेच्यू तोड़ दिया गया। धान मंडी एरिया में बने शेख हसीना के ऑफिस में आग लगा दी गई। पुलिस वाले डर की वजह से अंडरग्राउंड हो चुके थे। पूरे देश में सिर्फ आर्मी ही थी, वह भी बहुत कम जगह पर। ढाका के बाहर पूरे बांग्लादेश में 15 दिन तक भीड़ का राज रहा। आंदोलन की आड़ में कट्टर धार्मिक गुटों को, अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट बनाने का मौका मिल गया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक यानी 11 महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2442 घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा 2010 हमले 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच किए गए। ढाका में रहने वाले गोविंद चंद्र प्रामाणिक पेशे से वकील हैं। बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू महाजोट के अध्यक्ष भी हैं। वे कहते हैं, सरकार और उनकी पॉलिसी में हिंदू कहीं नहीं है। कैबिनेट की तरह काम कर रही सरकार सलाहकार परिषद में कोई हिंदू मेंबर नहीं है। करीब 11 सुधार समितियां बनी हैं, इनमें भी एक भी हिंदू नहीं है। यहां तक कि सुधार समितियों ने हिंदू समुदाय के सुझावों को मंजूर तक नहीं किया। हर जगह हमें अनदेखा किया जा रहा है। देश भर में हिंदुओं पर जुल्म हुए। हमारी टीम ने इनकी जांच की। घटना के वक्त प्रशासन चुप था, लेकिन अब एक्टिव हो रहा है। हमारे हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि उन पर मुकदमा होगा या नहीं। अब तक तो मुकदमा नहीं हुआ है, आगे भी इसकी उम्मीद नहीं है। गोविंद आगे बताते हैं कि जिन घटनाओं की बात हम कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुई थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के शुरुआती 15 दिन में 1705 अल्पसंख्यक परिवारों को निशाना बनाया गया। 157 परिवारों के घर, दुकान में लूटपाट की गई। इन परिवारों को घर दुकान छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शुरू हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हमले बहुत ज्यादा हुए।
हिंदू संगठन दावा करते हैं कि इनमें से ज्यादातर हत्याएं मजहबी दुश्मनी की वजह से की गई। हालांकि नवंबर 2024 में बांग्लादेश सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में दावा किया कि यह हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक और निजी झगड़े की वजह से किए गए। हालांकि खबरें आई भी कि भीड़ ने हिंदुओं को बेरहमी से मारा। हमने कुछ पीड़ित परिवारों से बात की तो यह कहानी सामने आई। नंबर 1, सिराजगंज जिले के रायगंज में रहने वाले प्रदीप कुमार भौमिक जर्नलिस्ट थे। 4 अगस्त की दोपहर प्रदर्शनकारियों ने सिराजगंज के रायगंज प्रेस क्लब को घेर लिया। उन्होंने प्रदीप कुमार भौमिक को पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। नंबर 2, रिपनशील हबीबगंज के रहने वाले थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगा था। नंबर 3, 65 साल के रिटायर्ड टीचर मृणाल कांति चटर्जी बांगरहाट जिले के छोटा पाइकपारा के रहने वाले थे। तख्ता पलट वाले दिन भीड़ उनके घर में घुस गई। उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। मृणाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी और बेटी को भी जख्मी कर दिया। पत्नी शेफाली बताती हैं, भीड़ ने मेरे पति को मार डाला, पूरे घर में तोड़फोड़ की और सब लूट ले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। नंबर 4, रंगपुर के रहने वाले हराधन रॉय नगर निगम के पार्षद थे। 4 अगस्त की दोपहर 1 बजे भीड़ ने हराधन रॉय और उनके भतीजे की हत्या कर दी। हराधन शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए थे। नंबर 5, दोमकोना गांव के रहने वाले अजीत सरकार का मर्डर तख्ता पलट वाले दिन ही किया गया था। नंबर 6, खुलना जिले के रहने वाले स्वप्न भी भीड़ का शिकार हुए थे। 8 अगस्त की रात में वह बाजार गए थे। रात करीब 10 बजे भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सर पर हथौड़ा मारकर उनकी जान ले ली। स्वप्न की डेड बॉडी जहां मिली वहीं पास में हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। नंबर 7, संतोष चौधरी भी हबीबगंज के रहने वाले थे। बानिया चौक पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर थे। तख्ता पलट वाले दिन ड्यूटी पर थे। तभी भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। फिर उनकी डेड बॉडी पेड़ से बांध दी। नंबर 8, ढाका से 16 किलोमीटर दूर नारायणगंज जिले के रहने वाले टिंकू रंजन कपड़ा कारोबारी थे। दोपहर 12 बजे करीब भीड़ ने घर के पास ही उन्हें घेर लिया। उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। तब बांग्लादेश में तख्ता पलट को सिर्फ 1 हफ्ते हुआ था। नंबर 9, 30 साल के सुशांत ब्राह्मण बारिया जिले के नसीराबाद गांव में रहते थे। परिवार के मुताबिक गांव का ही आशिक नाम का लड़का सुशांत को बुलाने आया था। वे उसे जानते थे इसलिए साथ चले गए। अगले दिन सुबह गांव के पास मेघना नदी के किनारे सुशांत की डेड बॉडी मिली। जब सुशांत की हत्या की गई तब उनका बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते का था। बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद 20 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक 4 महीने 10 दिन में सांप्रदायिक हमले की 174 घटनाएं हुई। 23 लोग मार दिए गए। मंदिर पर हमले की 64 घटनाएं हुई। रेप के 9 मामले सामने आए। 25 नवंबर को इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और उनके ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या कर दी गई थी। चटगांव में बंडेल रोड यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ दास झरना बताते हैं कि वकील आरिफ की हत्या के बाद रात में पुलिस आई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमें धमकी दी। प्रशासन में हमारा कोई बात सुन नहीं रहा है। मेयर ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। पुलिस ने 21 लोगों को पकड़ा। सभी हिंदू थे। बाद में 2 लोगों को रिहा किया गया। 19 अब भी जेल में हैं। हम हिंदू हैं इसलिए हमारे बच्चों को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। हम किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोग सफाई कर्मचारी थे। सिटी कॉर्पोरेशन ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कहा कि जिन लोगों पर केस चल रहा है उनकी नौकरी नहीं रहेगी। पहले पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की थी। अब मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा है। हमने केस लड़ने की कोशिश की लेकिन कोई वकील हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। वकीलों के संगठन ने दबाव बनाया कि कोई भी आरोपियों के लिए खड़ा नहीं होगा। वकीलों का कोर्ट पर कब्जा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। चटगांव की रहने वाली दीपिका दास के पति 8 महीने से घर नहीं लौटे हैं। दीपिका कहती हैं, मेरे पति नयन दास रिक्शा चलाते थे। हम बहुत गरीब हैं। 8 महीने पहले मैं मायके गई थी। पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि मेरे पति को पुलिस उठा ले गई है। बाद में पता चला कि नयन दास को चटगांव कोर्ट परिसर में वकील
सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 26 नवंबर 2024 को हुई थी। हालांकि दीपिका कहती हैं तब नयन कोर्ट में नहीं थे। शफीकुल आलम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के मीडिया एडवाइजर हैं। वे कहते हैं बांग्लादेश में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को लेकर हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, इसलिए भारत और दूसरे देशों के पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने की खुली छूट देते हैं। लोग खुद आएं और आकर देखें कि हिंसा की वजह क्या है। यहाँ अल्पसंख्यक संगठन सांप्रदायिक हमलों का आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 20 केस हैं। हसीना सरकार के मुकाबले हालात बेहतर हैं। हम शांति बहाल करने में लगे हैं। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मोहम्मद शराफत अमीन अंतरिम सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को 1 साल पूरा हो रहा है। देश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार काम का सवाल रही है। हालांकि अमीन के मुताबिक आंदोलन के बाद जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम होगा या नहीं, वहां के हालात सही होंगे या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची खबर के वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।